और सभी स्टूडेंट बढ़िया हैं। तो आपके 11th के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी की तैयारी लगभग अच्छी होगी। मुझे उम्मीद है सभी का पेपर भी बढ़िया जाएगा, तैयारी भी बढ़िया होगी। फिर भी मैं यहाँ कुछ डेमो क्लासेस यानी रिवीजन क्लास आपके लिए करवाऊँगा एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की क्लास 11th क्लास की कराने से पहले हम देख लेते हैं जेट आईसीआर के बारे में क्या है। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं आप सब में से कुछ वेटनरी फील्ड में चल जाओगे, कुछ जेट आईसीआर की तैयारी करोगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, और कुछ हैं जो कंपटीशन फील्ड में घुस जाएंगे। तो उनके लिए हम देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बारे में देखते हैं जेट क्या होता है। जेट इसके लिए बीएससी एडमिशन के लिए जेट होता है, उसके लिए सीयूईटी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम भी होता है साथ साथ, जो पहले आईसीआर के नाम से चलता था, लेकिन अब ये सीयूईटी के अंडर में चलता है। तो सीयूईटी में हम एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे हैं। तो सीयूईटी में मतलब जेट में एग्रीकल्चर का क्या वेटेज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के 3 पार्ट चलते हैं। एग्रीकल्चर 3 भागों में बटी हुई है, जो हम देखते हैं। पहला आता है एग्रोनॉमी। दूसरा जो हमारा एग्रीकल्चर का भाग है वह है हॉर्टिकल्चर। और तीसरा भाग है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एग्रीकल्चर के 3 पार्ट हैं। इनका जेट में अलग अलग वेटेज रहता है। जैसे इसमें एवरेज 15 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन करीब, और इसमें 10 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन आते हैं जेट के एग्जाम में। कभी कभी इनका वेटेज घटता बढ़ता रहता है, कभी इसमें 18 पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए, इसमें कम हो जाए, कभी इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जेट में वेटेज रहता है। तो ये तो हुई हमारी जेट की बात। तो इसमें हम नंबरिंग की बात करें तो जेट का पेपर जो है टोटल 480 नंबर का पेपर होता है। और 480 में ये क्या है, 3 सब्जेक्टों में भागों में बटा होता है। 160, 160, 160। तो 160 नंबर की तो आती है इसमें एग्रीकल्चर। 160 नंबर की आती है हमारी बायोलॉजी, जो मेन बायोलॉजी चलती है, और 160 नंबर की आती है हमारी केमिस्ट्री। अब इसमें भी हम देखें तो एग्रीकल्चर में टोटली एग्रीकल्चर 160 नंबर की है, जिसमें भी जो बायोलॉजी है 3 भागों में बटी होती है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हम देखते हैं यहाँ पे। बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है जूलॉजी, जिसमें जीवन अध्ययन किया जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद दूसरा भाग आता है बॉटनी, और तीसरा जो भाग आता है इसमें बायोलॉजी का वो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। जो 12th में बायोलॉजी की बुक चलती है वो इसमें चलती है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो इन तीनों भागों का अलग अलग वेटेज रहता है, जो बदलता रहता है। इसमें अप्रोक्स 8 से 12 क्वेश्चन हमको एग्रीकल्चर बायोलॉजी के देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार हमारा केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री के 4 भाग चलते हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड चलता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तीसरा चलता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा चलता है हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं सोइल साइंस। तो ये हमारा जेट का वेटेज है। तो जेट में मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, जो 160 और 160 नंबर के 480 नंबर की टोटल सब्जेक्ट होती है। जिनमें हम बात करें बायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट चलती हैं, जिनमें 2 सब्जेक्ट हमारी मेन बायो से हैं और ये सब्जेक्ट है हमारी एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में 4 भाग चलते हैं हमारे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसे हम सोइल साइंस बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन वेटेज देखें तो 8 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें हर साल जेट में देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम जेट की बात करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक था 11th एग्रीकल्चर। तो हम 11th एग्रीकल्चर बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर 11th क्लास एग्रीकल्चर। तो 11th क्लास में एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि मतलब किन किन सब्जेक्ट पे हम स्टडी करेंगे, इनमें कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं इकाई फर्स्ट के नाम से आता है। इसमें इकाई फर्स्ट में हम एग्रोनॉमी का स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसका नाम देंगे एग्रोनॉमी। तो आपको पीछे तक आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर, आवाज आ रही है सबको? तो फर्स्ट हमारी यूनिट थी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी फर्स्ट यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो है 6 चैप्टर, 1 to 6 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास, ब्रांचेज, इम्पोर्टेंट, स्कोप एवं स्कोप, इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो चैप्टर आता है वो है हमारा मौसम एवं जलवायु। तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, हम उसमें देखते हैं हमारे जो प्राचीन समय में या हमसे पहले जो भी था आधुनिक या प्राचीन एग्रीकल्चर की क्या हिस्ट्री रही है, हम उसका बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेज के एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं जिनका हम इसमें स्टडी करेंगे, या हम मतलब इसका जो स्कोप है कौन सी ब्रांच में क्या स्कोप है, मतलब शाखा इनका, इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच का हम स्टडी कर सकते हैं और कौन सी ब्रांच में हमारा क्या स्कोप हो सकता है। जो स्कोप के बारे में हम लास्ट में क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, क्या एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद आता है अगला सेकंड चैप्टर मौसम और जलवायु। अब मौसम जलवायु का अध्ययन हम किस साइंस में करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में, कि एग्रीकल्चर के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट होनी चाहिए, किस प्रकार के मौसम में हम प्लांटेशन कर सकते हैं, कैसी फसल कैसी मौसम में उगानी चाहिए। इसके बाद आता है सोइल, थर्ड चैप्टर आता है सोइल, मृदा। तो इसमें देखें हम जैसे कोई फसल उगा रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर सोइल की आवश्यकता होती है। तो किस क्रॉप के लिए किस प्रकार की सोइल की आवश्यकता है उसका स्टडी हम करेंगे सोइल चैप्टर में। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है हमारा वो है पोषक तत्व एवं उर्वरक, यानी कि
इसमें देखते हैं पोषक तत्व एवं उर्वरक। पोषक तत्व एवं उर्वरक, तो हम इसमें देखें कोई भी फसल है, जैसे कोई भी फसल उगा ली, मान लो हमने यहाँ बीट उगा लिया, बीट उगा रहे हैं तो बीट के लिए किस प्लांट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, किस फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, हम उसका स्टडी करते हैं। हम उसका स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। जो जितने भी आप एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, जैसे टोटल 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। साथ ही साथ फर्टिलाइजर, जो भी डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, उनका स्टडी हम इसमें करेंगे। जैसे ये आपने सुना होगा, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, सबसे तो इनका स्टडी करेंगे। उसमें देखेंगे जैसे अंतिम जोड़ा गया प्लांट न्यूट्रिएंट है निकल, साथ ही साथ फर्स्ट में सबसे पहले खोजा गया फर्टिलाइजर एसएसपी, इन सभी का स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं, मुख्यतया करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा, वो है 5th चैप्टर, सिंचाई। और इसी में जल निकास। सिंचाई और जल निकास क्या है? तो सिंचाई क्या है, कोई प्लांट है या क्रॉप हुआ, प्लांट हुआ, तो उसको हम जैसे आर्टिफिशियल या नेचुरली जो जल देते हैं उसको हम सिंचाई कहते हैं। या जैसे आर्टिफिशियली हुआ, जैसे हम रेनफेड यानी वर्षा कहते हैं, वर्षा आधारित खेती, तो वर्षा के द्वारा जो सिंचाई होती है, प्लांट को पानी मिल रहा है उसे भी सिंचाई बोल रहे हैं। या वो आर्टिफिशियल, हम किसी भी ट्यूबवेल, तालाब, कुएं आदि की सहायता से हम पानी दे रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल मानव द्वारा दिया जा रहा है, तो उसे भी सिंचाई बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जल निकास। जल निकास क्या है? तो जल निकास में देखें हम कि कहीं भी जैसे फ्लड आ रहा है, तो कोई प्लांट है जैसे लो वाटर एफिशिएंसी है, किसी प्लांट की लो वाटर एफिशिएंसी है, और मान लो किसी फ्लड के कारण उसमें अधिक वाटर भर जाए, तो उसको अधिक वाटर को वहाँ से निकालने प्रोसेस को बोलते हैं जल निकास यानी ड्रेनेज बोलते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो आता है हमारा 6th चैप्टर है, इसमें कृषि उपकरण है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। तो कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी में दें, जो भी हम आपने आसपास देखा होगा, एग्रीकल्चर, किसान एग्रीकल्चर करता है, तो उसमें जो सामान्य इक्विपमेंट है, जैसे हल, पुराने ज़माने में तो देसी हल हुआ करता था, उसका भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में जो न्यू टेक्निक्स आई हैं, उनके बारे में जितने भी न्यू टेक्निक्स हैं, उनका सभी इक्विपमेंट, टूल्स आदि का हम स्टडी इसमें करते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट जो यूनिट है एग्रोनॉमी, उनके 6 चैप्टर थे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में जो डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगली यूनिट आती है, अगली इकाई आती है, वो है सेकंड, ये आती है हमारी हॉर्टिकल्चर। तो सेकंड यूनिट है हमारी हॉर्टिकल्चर। तो सेकंड यूनिट में देखें हम क्या है हमारे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट देखेंगे हम 7 से 13। तो जो सेकंड यूनिट में हम मेनली किसका स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो उद्यान विज्ञान के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो हम अपना सेकंड यूनिट में करेंगे। अब इसमें देखते हैं हम, पहला जो हमारा चैप्टर आता है सेकंड यूनिट में, वो है मानव आहार में सब्जियों एवं फलों का महत्व। तो फल और सब्जियों का मानव आहार में महत्व इसमें हम पढ़ेंगे।
फल व सब्जियों का मानव आहार में महत्व। तो जो मानव है, जो भी फल या सब्जी खा रहा है, वो मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो उसमें उसका स्टडी हम इसमें करेंगे कि मनुष्य के लिए किस प्रकार पोषक तत्व की पूर्ति किस फल या सब्जी से हो रही है। तो उनके बारे में हम सविस्तार इनका अध्ययन करेंगे। जैसे कोई भी फल खाया, जैसे मान लीजिए हमने आंवले का सेवन किया, तो उससे मनुष्य शरीर के लिए किस पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है। तो उस प्रकार हम सभी का, जैसे पालक खाया, उससे उसके खाने से हमारे मनुष्य शरीर को किसकी उपलब्धि हुई, आयरन की। आंवले खाने से विटामिन सी की। इसी प्रकार हम सभी का इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा 8वें चैप्टर में हम सब्जियों का क्लासिफिकेशन, सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब वर्गीकरण कैसे, तो वर्गीकरण भी मतलब अलग अलग भाग मतलब आधार पर पढ़ेंगे। जैसे मान लिया हमने पढ़ लिया वनस्पति, कोई मतलब ये तो पढ़ लिया वनस्पति आधार पर वर्गीकरण के, वनस्पति आधार पर सब्जी कितने प्रकार की होती है उन आधार पर। जैसे या बीज पत्र के आधार पर सब्जियां, ये बीज पत्री, दो बीज पत्री, या फल खा रहे हैं उसके आधार पर सरस, बेरी, या अलग अलग टाइप के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। या पकने के आधार पर भी कर सकते हैं, तापमान के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इन आधार पर हम सब्जियों का वर्गीकरण करेंगे इसमें। उसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर जो है, वो है हमारा नर्सरी। पौधशाला। अब एक पौधशाला यानी नर्सरी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो नर्सरी में सबसे पहले तो देखेंगे हम नर्सरी है क्या, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम किन किन प्लांटों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बारे में देखेंगे कौन से प्लांट की हम किस प्रकार नर्सरी, हम नर्सरी प्रकार देंगे या नर्सरी के फायदा देंगे कि किस प्रकार फायदेमंद है, या नर्सरी पे जो रोग कीटों और प्रकोप है उनके बारे में देखेंगे। इनका देखेंगे नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाती है। जैसे नर्सरी मेनली 3 प्रकार में से तैयार की जाती है, सर्दी, गर्मी, बरसात के हिसाब से। सर्दी में जो नर्सरी तैयार करेंगे थोड़े गड्ढे में, नीची सतह से नीचा, ताकि सर्दी से इफेक्ट ना हो। वर्षा ऋतु में देखें तो हम थोड़ी उठी हुई, ताकि उसमें वर्षा जल ना भरे। अगर वर्षा जल भर जाएगा तो उसमें क्या है, सारी पौध सड़ जाएगी। उसी प्रकार जो ग्रीष्म काल होता है उसमें हम समतल नर्सरी तैयार करते हैं। इस प्रकार हम नर्सरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है 10th टॉपिक। अब 10वां टॉपिक में क्या है, सब्जियों के बारे में, सब्जियों की खेती। तो उसमें हम सब्जियों की खेती करेंगे। 1 मिनट। अब इसमें हम सब्जियों की खेती करेंगे। अगला टॉपिक है अपना सब्जियों की खेती। और सब्जियों की खेती हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे। मान लो कोई भी सब्जी है, अपने पास सब्जी है कोई भी, आलू। अब इसका हम अध्ययन करेंगे कुछ आधारों पर। जैसे सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे क्या है। तो आलू वानस्पतिक नाम जैसे सोलेनम ट्यूबरेसम। इसके बाद इसका क्या देखेंगे, कुल देखेंगे क्या है, इसका सोलेनेसी कुल है। उसके बाद जैसे क्रोमोसोम नंबर दे 48, ओरिजिन प्लेस पेरू। इस आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जैसे क्लाइमेट देखी हमने, क्लाइमेट के बाद क्या देखा, सोइल देख लिया कि आलू के लिए किस प्रकार की सोइल होनी चाहिए।
फिर इसकी सीड रेट देख ले हमें, बीज दर कितनी होनी चाहिए। फिर क्या दे हमने सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार करेंगे। पौधरोपण से पहले क्या है बीजोपचार, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के कवक रोग नहीं हो। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका खाद बीज को खाद उर्वरक देंगे। खाद उर्वरक के बाद हम क्या देंगे, इसमें पोषक तत्व देख लिया, बीज दर दे, सीड ट्रीटमेंट दे, अब इसमें रोग भी देख लेंगे, कीट भी देख लेंगे। साथ साथ जब लास्ट पॉइंट आता है उपज, और भी काफ़ी पॉइंट है, इसमें हम सभी का क्रम बाय क्रम स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा है। इसके बाद जो आता है हमारा वो सब्जियों की खेती के बाद जो अगला आता है हमारा अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी, इसमें क्या है, कोई भी और चार्ट है यानी उद्यान है, उद्यान को सजाने के लिए जो भी प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन प्लांट है, जैसे उनका हम स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई भी सजावटी पौधा हुआ, उनका इसमें अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे इसमें कुछ टेक्निक्स हैं और चार्ट को ऑर्नामेंटल बनाने की, जैसे बोनसाई हो सकता है, टोपियरी या एवेन्यू लगा दिया और चार्ट के चारों तरफ। बहुत सी हम कलाओं का यूज करके उद्यान को और भी सजावटी बना सकते हैं। उन सभी का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। अब और चार्ट को सजाने की जैसे विधियां होती हैं, जापानी कला या अन्य विधियां, तो इस आधार पर हम उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो होता है फूलों की खेती। फूलों की खेती, अब इसमें क्या करते हैं, जैसा कि हमने सब्जियों में देखा, कोई भी आर्य सब्जी लाई, इन आधारों पर हमने क्या किया था, सब्जियों का वर्गीकरण किया। उसी प्रकार हम फूलों की देखें तो फूलों में भी इसी प्रकार करते हैं। जैसे मान लो हमने रोज प्लांट लिया, तो रोज प्लांट का सबसे पहले हम वानस्पतिक नाम ले देंगे, उसका फिर हमें गुणसूत्र, जैसे रोज का वैज्ञानिक नाम लिख दिया हमने, रोजा इंडिका भाई गुणसूत्र लिखेंगे। उसी प्रकार कुल लिखेंगे। कुल के बाद हम जैसे उसके लिए किस प्रकार क्लाइमेट चाहिए, किस प्रकार की उसको सोइल की आवश्यकता है, किस प्रकार सोइल के साथ साथ हम उसकी सीड रेट देंगे, बीज उपचार करेंगे, कीट रोग देखेंगे, कीट रोगों का मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ उनमें खाद उर्वरक के किस प्रकार देने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देने चाहिए उनका देंगे। उनकी वैरायटी देखेंगे, रोज की वैरायटी भी देंगे हम, वैरायटी उन सभी का स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम उनकी यील्ड देखेंगे, उपज देखेंगे। इन पॉइंटों के आधार पर हम फूलों की खेती या सब्जियों की खेती का स्टडी करेंगे। उसी प्रकार हम अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस इकाई का, वो है औषधीय पौधे की खेती, मेडिसिन प्लांट फार्मिंग। तो औषधीय पौधों की हम खेती करते हैं, तो उसमें भी हम औषधीय पौधों में भी हम इन्हीं पॉइंटों के आधार पर कर सकते हैं। अब इसमें देखें हम कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं हर फसल में। जैसे ये हम क्लाइमेट हुआ, क्लाइमेट में कुछ ही जो क्रॉप है उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है, सोइल भी सेम होती है, तो कुछ चीज़ें वो सेम रहती हैं। अब खाद भी थोड़ा डिफरेंट होती है, कीट रोग में भी थोड़ा फर्क आता है, कुछ फसलों की सेम होती हैं। तो मेन जो इनमें है वैज्ञानिक नाम, क्रोमोसोम नंबर, वैरायटी, यील्ड एंड सीड रेट जैसे पॉइंट हैं, वो सभी में अलग अलग होते हैं, याद करने पड़ते हैं, कुछ में सेम भी हो जाते हैं। इसके बाद हमारे जो लास्ट तीसरी यूनिट आती है वो है एनिमल
हस्बेंड्री। यूनिट थर्ड, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जान रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री ये हमारी यूनिट है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में हम किन का अध्ययन करेंगे वो मेनली जान लेते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें हम पशुओं का अध्ययन मतलब पशुपालन करते हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। अब पशुपालन में हम क्या देखते हैं, तो मेनली हम पशुओं की सामान्य जानकारी देखते हैं, उनके आहार, आवास, प्रजनन आदि का प्रबंधन करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम आहार, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य देख रहे हैं, उसकी बीमारी हैं, उनका हम प्रत्येक पशु में प्रत्येक बीमारी का एक क्रमबद्ध अध्ययन इसमें करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सभी पशुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। साथ साथ उसके बाद उनकी जो नस्ल हैं, ब्रीड्स का स्टडी करते हैं कि विभिन्न जो एनिमल हैं, गाय, भैंस, भेड़, ये सभी की नस्ल, जितनी भी नस्लें हैं उनका यहाँ अध्ययन करेंगे इसमें। साथ ही साथ अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित इसमें अध्ययन करते हैं, जिसका पोर्शन है इसमें काफ़ी लंबा है। तो इसमें अब इसमें जो हमारी 11th की NCERT है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो हमारे 7 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसमें पशुधन का बहुत महत्व है। क्यों ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अपना सुना होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत फर्स्ट नंबर पे है। तो भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन है, जितना अधिक मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना अधिक क्या होगा, जो भी पशुपालक उस मिल्कों को बेचेंगे और सरकार उसमें क्या लेगी, टैक्स लेगी। अब टैक्स के जरिए क्या होता है, सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, कर के रूप में सरकार के पास क्या पहुंचती है, इनकम पहुंचती है, जिससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था या GDP में ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार पशुधन का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा है। दूसरा चैप्टर आता है इसमें पशुओं को जो आय या भार ज्ञात करना। तो पशुओं की आय, भार ज्ञात करना। तो दूसरा पशुओं की आय और भार का, आय और भार को हम इसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पशुओं के आय या भार को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। भार के लिए तो मेनली कुछ विधियां, जैसे इक्वाइपमेंट अपनाए जाते हैं, कांटा वगैरह यूज भी करते हैं, और कुछ वैज्ञानिक अलग अलग सूत्र भी दिए गए हैं उनके आधार पर, जैसे सेपर का सूत्र या मलिक का सूत्र, हरियाणवी गाय के लिए अलग विधि दे रखी है। सभी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सामान्य पशु लक्षण या पशु प्रबंधन। तो पशुओं को सामान्यतः हम किस प्रकार प्रबंध या मैनेज करेंगे। तो देखें, सबसे पहले पशु है, कोई भी पशु पाल रहे हैं तो पशु पालने से पहले उसका हम आवास देखते हैं। कोई भी पशु है ना, उसका सबसे पहले क्या देखते हैं, आवास। पशु किस प्रकार की आवास मिलेगा। अब कोई पशु खरीद आए तो उसको हम
किस प्रकार के आवास में रखेंगे उसका मैनेजमेंट। जैसे पशु है, दिन के समय में तो क्या रहता है, ये पशु आवास है कोई है, ये बंद पशु आवास है। तो दिन के समय में पशु इस खुले आवास में घूम लेता है, लेकिन रात के समय बंद आवास चाहिए उसके लिए, या सर्दी का माहौल है उसमें बंद आवास के लिए चाहिए। तो इस प्रकार उसके आवास का प्रबंधन करेंगे। उसके बाद आवास प्रबंधन के बाद उसके स्वास्थ्य की भी देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य का। तो ऐसा देखेंगे, या तो जो चिकित्सक हैं उपलब्ध होने चाहिए। अगर चिकित्सा उपलब्ध नहीं है तो जो पशु की जो सामान्य बीमारी जो हर दूसरे चौथे दिन होती हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उनकी जो बीमारी की इलाज, गोली, दवाई, उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ताकि बार बार किसी भी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। इसके बाद प्रजनन का मैनेजमेंट, प्रजनन का देखभाल अच्छी होनी चाहिए। पशु जब मध्य में आता है तो उसको मतलब डॉक्टर के द्वारा बुला करके उसका प्रजनन की जांच करवा रहना चाहिए। तो इनका हम स्टडी करते हैं इसमें। साथ ही साथ अब देखें इसका आहार, अगर पशु पाल रहे हैं उसके लिए खाने के लिए आहार का प्रबंधन भी होना चाहिए। तो इन सभी के का अध्ययन हम सामान्य किसमें करते हैं, सामान्य पशु प्रबंधन में करते हैं। इसके बाद पशु पोषण, पशु पोषण, पशु पोषण। पशु पोषण हम जैसे अभी देखा आहार, तो पशु पोषण में क्या आ जाता है, आहार। कि हम आहार पशुओं को किस प्रकार मैनेज करेंगे, मतलब किस प्रकार उसको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कोई भी अलग अलग पशु, गाय के लिए अलग पशु, भैंस, गाय के लिए अलग चारा, भैंस के लिए अलग चारा, इस प्रकार देते हैं उनके भार के अनुसार या कार्य के अनुसार। जैसे मतलब भारी कार्य करने वाले, खेती के लिए काम लिए जाने वाले बैलों के लिए अलग चारे वगैरह की आवश्यकता होती है, अधिक दाना देना होता है, या प्रजनन के लिए काम आने वाले सांड के लिए अलग अधिक एक्स्ट्रा फूड देना होता है। इस आधार पर पशुओं का आहार यानी पोषण का प्रबंधन करते हैं। इसके बाद जो अगला आता है हमारा होता है पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य के बारे में अभी हमने जस्ट देखा था, तो वो 18वां चैप्टर है पशु स्वास्थ्य, ये जस्ट अभी हमने देखा है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है, जो पशु हैं, मान लो वो को यहाँ स्वास्थ्य यानी बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की औषधियाँ या दवाइयों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। औषधियों के बारे में, औषधि व दवाइयों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। पशुओं के लिए सामान्य औषधियाँ एवं उपयोग, उनका किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी औषधि किस बीमारी में काम आ रही है, उनका हम इसमें स्टडी करते हैं। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का, वो है मुर्गी पालन, पोल्ट्री। तो ये हमने जो अभी हमारे जो 11th NCERT यानी RBSC हुआ, उसका सिलेबस डिस्कस किया था हमने। तो इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, जिनमें से 1 से 6 यूनिट एग्रोनॉमी की, 7 to 13 यूनिट किसकी हैं, हॉर्टिकल्चर, और 14 to 20 यूनिट एनिमल हस्बेंड्री की हैं। अब इसमें हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा एग्रोनॉमी का, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट, तो इसमें हम रिवीजन, मतलब एक तरह से रिवीजन या डिटेल, जो 11th के एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए एक डिटेल वीडियो हो सकती है,
लेकिन ये शॉर्ट में डिफाइन किया जाएगा इसको। तो ये भारत का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। तो इसमें देखिए भारत का क्या इतिहास रहा है, क्या कौन कौन से उसके ब्रांच हैं, क्या उसका महत्व है और क्या उसका क्षेत्र है, इसके बारे में इस शाखा में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे भारत की कृषि है, भारत की कृषि क्या है, देखते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। अब इसमें क्या है, कृषि प्रधान देश है, जो भारत कृषि इंडियन इकोनॉमी, इसकी जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है वो है एग्रीकल्चर। भारत की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी बोला जाता है एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर पर जो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% जो पॉपुलेशन है किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब इसका जो हमारा प्राचीन इतिहास देखें तो हम कोई भी वेद देखते हैं, वेद, उपनिषद, अब इनका स्टडी करने से पता चलता है कि भारत में बहुत प्राचीन समय से कृषि होती आ रही है। अब इसके अलग अलग साक्ष्य अलग अलग वेदों पुराणों में मिलते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। अब हमारा जो ये चल रहा है इतिहास, तो इतिहास में बता रहे हैं जैसे कि कुछ कृषि पाराशर हुआ, वृक्षायुर्वेद हुआ, ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, ऋग्वेद और अथर्ववेद में, इन सभी में एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं, लिखा हुआ है कि प्राचीन समय से कृषि होती आ रही है भारत में। अब इसके बाद हम आगे देखें, डिपार्टमेंट है FAO। अब इसका फुल फॉर्म है खाद्य कृषि संगठन। FAO में कौन है, विशेषज्ञ डॉक्टर KL मेहरा। FAO की विशेषज्ञ कौन है, डॉक्टर KL मेहरा। अब ये क्या कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के जब उद्भव हुआ था तो वहां से क्या है, मिक्स्ड, यानी कि एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य वहां मिले हैं। वहां से ज्ञात हो रहा है कि एक साथ दो फसलें बोई जाती हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि मिश्रित खेती की जा रही है। तो इनका कहना है कि सरस्वती नदी के उद्भव से पता चल रहा है कि भारत प्राचीन काल से एक साथ दो फसलें उगा रहा है। तो एक साथ दो फसल उगाने का मतलब है मिक्स, यानी मिश्रित खेती कर रहा है। अब ये साक्ष्य कौन कह रहा है, डॉक्टर KL मेहरा। अब ये बात कह रहा है, तो ऐसा देश भारत मात्र प्रथम ऐसा देश था जो क्या है, मिश्रित खेती कर रहा है। भारत एकमात्र पहला देश है दुनिया का जो मिश्रित खेती सबसे पहले जिसने शुरू की थी। अब इसके साथ साथ हमको एग्रीकल्चर से और क्या फायदे हैं, इससे क्या हमको एग्रीकल्चर से कि तीनों निजी आवश्यकताओं जो मनुष्य जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी भी मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, मकान कैसे, जैसे मनुष्य लकड़ियों का यूज निवास स्थान बनाने के लिए प्राचीन काल से करता आ रहा है। रोटी बनाने में भी क्रॉप्स का, जैसे गेहूँ या धान, मक्का, ज्वार आदि फसलों का, वहीं कपड़े में कॉटन हुआ या जूट हुआ आदि फसलों का यूज कर रहा है, आदि
एग्रीकल्चर क्रॉप का यूज कर रहा है। अब इसके बाद जैसे हम पुराणों में देखें, इसके बाद है हमारे नारद मुनि और ये है युधिष्ठिर। अब इनका प्राचीन एग्रीकल्चर को लेकर क्या है, तो एक बार की बात है, नारद मुनि का क्या काम होता है, कभी एक स्थान कभी दूसरे स्थान, मतलब ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते थे, कभी विष्णु भगवान के पास, तो कभी ब्रह्म भगवान, तो उनका ये काम रहता था। तो एक बार क्या करते हैं, युधिष्ठिर जी के राज्य में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। अब भ्रमण के लिए वो निकल तो जाते हैं, वहाँ वो जगह जगह देखते हैं कि लोग अकाल के कारण या भूख के कारण मर रहे हैं। तो अब उसका पता लगाते हैं, तो पता चलता है वर्षा ना होने के कारण क्या हो रहा है, राज्य में भूखमरी आ गई और प्रजा क्या भूख के कारण मर रही है। तो इस सब को देख करके नारद मुनि पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर जी के पास और उनको ये सारी घटना बताते हैं। तो अब उनसे निवेदन करते हैं कि युधिष्ठिर, हे राजन, आपके राज्य में क्या है, प्रजा भूख प्यास के कारण मर रही है। तो उसकी जो रियल वजह थी उसको डिफाइन करते हैं कि जो वर्षा का अभाव है, वर्षा के कारण क्या हो रहा है, राज्य में अनाज उत्पादन नहीं हो रहा है, जिससे क्या प्रजा भूख के कारण मर रही है। तो इस पर युधिष्ठिर जी नारद मुनि से बोलते हैं कि हे नारद, इस समस्या आप समाधान आप ही अब कुछ बताइए। तो उस पर नारद मुनि इनसे बोलते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, सुनो कि राज्य में क्या है, कुआं या बावड़ी हुई, तालाब हुआ, तो ये सब जगह जगह राज्य में खुदवाए जाएं, ताकि जो वर्षा है, वर्षा जल इनमें संग्रहित हो सके, या जो जमीन का पानी है वो कुएं के जरिए निकाला जा सके। तो इसकी सलाह नारद मुनि देते हैं। तो इस प्रकार उनकी ये बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने राज्य में जगह जगह पे तालाब, कुएं, बावड़ियाँ खुदवाई। तो इस प्रकार ये क्या करता है, जो कृषि थी वो वर्षा पर आधारित ना रह करके इन सब पर आधारित थी, ताकि वर्षा ना होने पर कृषि पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये बात थी नारद मुनि ने कही थी, अभी किसमें, महाभारत के ये सभा पर्व में हुई थी। अब इसके बाद क्या है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें और किन किन फसलों की खेती का वर्णन मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो है चावल। प्राचीन ग्रंथों में क्या, चावल जिसको हम अक्षत बोलते हैं, अक्षत की खेती साक्ष्य मिलते हैं। वहीं कनक यानी गेहूं, जौ, कपास, जूट, विभिन्न प्रकार की फसलें जो हमको प्राचीन ग्रंथों में मिल रही हैं कि इनकी खेती प्राचीन काल से ही होती आती है। जैसे हवन कुंडों में, जैसे देखो हवनों में भी चावल का यूज किया जाता था। तो ऐसे इस प्रकार इनकी खेती मिल रही है। साथ ही साथ जौ के साथ तिल भी मिल रहा है, जौ, कपास, जूट, तिल। वहीं प्राचीन ग्रंथों में हमने एक फल देखा, श्रीफल। श्रीफल के नाम से चलता है नारियल, इसका भी हमको पता चलता है प्राचीन ग्रंथों से। साथ ही साथ इसमें जैसे अन्य फसलें भी आती हैं, हल्दी, चंदन, ईख या राई, मेथी, सूत यानी कपास आदि के बारे में हमको प्राचीन ग्रंथों में पता चलता है। तो ये सब हमको प्राचीन ग्रंथों में पता चलते हैं। इनके साथ साथ कुछ सभ्यता होंगी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसमें भी हमको खेती के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एक इन दोनों सभ्यताओं हमकी क्या मिलती है,
जुते हुए खेत, या जैसे इन सभ्यता में चावल की खेती, मतलब चावल खेती मुख्यतः अवशेष मिले हैं। तो क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में क्या है, जुते हुए खेत मिल रहे हैं हमको, भाई हमको देसी हल मिल रहा है। तो जुते हुए खेत, ये देसी हल मिल रहा है। साथ ही साथ हमको क्या मिल रहा है इसमें, इन सभ्यताओं में जो ग्रेन स्टोरेज यानी अनाज उत्पादन भंडारण के साक्ष्य मिल रहे हैं। अनाज भंडारण या पहिए के अवशेष आदि हमको क्या मिल रहे हैं, इन दो सभ्यताओं में मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगला देखें, जैसे अन्य भी इसमें उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अथर्ववेद में प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित जानकारी मिलती है। अथर्ववेद पादप सुरक्षा की जानकारी। वहीं एक बारह मिहिर के बृहद संहिता में क्या मिलता है, मृदा वर्गीकरण। तो ये यहाँ तक देखा हमने कि चावल के अवशेष मिल रहे हैं, वहीं गेहूं के भी मिल रहे हैं हमको, जौ हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, तिल हुआ, ईख या सूत हुआ, जिसको सूत बोल रहे हैं हम कपास को, राई, मेथी हुई, हल्दी, चंदन, इनके सभी के अवशेष मिल रहे हैं। मतलब हमको अवशेष मिले, उन आधार में पता चल रहा है कि प्राचीन काल में इन फसलों की खेती होती थी। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें क्या हमको जुते हुए खेत मिल गए हैं, देसी हल मिला है, अनाज स्टोरेज के साक्ष्य मिले हैं और पहिए के आविष्कार के अवशेष मिले हैं। उसके बाद हमने अथर्ववेद में उनके पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी मिल रही है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब ये है ऋषि है बारहमीर। अब इनकी कोई संहिता इन्होंने लिखी है जो, अब उसमें क्या है मृदा जो क्लासिफिकेशन है, बृहद संहिता है इनकी, बृहद संहिता। तो इसमें क्या है, सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण के बारे में पता चल रहा है हमको। जो 12 मिहिर हैं ऋषि हैं कोई, जिनकी बृहद संहिता है, उसमें हम मृदा वर्गीकरण के बारे में जान रहे हैं। साथ ही साथ हम इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली के बारे में जान रहे हैं। साथ ही साथ कृषि इक्विपमेंट यानी कृषि उपकरण के बारे में, और एग्रीकल्चर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान का इसमें पता लग रहा है। साथ ही साथ एक और ऋग्वेद की ऋचाएं, जिनमें हमने वानिकी की संबंधित जानकारी भी मिलती है। तो ये होता है हमारे हिस्ट्री थी हमारी एग्रीकल्चर की। इसके बाद हमारे यहाँ रियल एग्रीकल्चर शुरू होती है यहाँ से। तो ये हिस्ट्री थी हमने देखी। अब इसके बाद हमारा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में बेसिकली पता होगा। तो एग्रीकल्चर जो भी शब्द होते हैं उनके पीछे जो कल्चर लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, लैटिन वर्ड। तो एग्रीकल्चर ये लैटिन वर्ड है, यानी ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है।
पहला है एग्री या एगर, दूसरा होता है कल्चरा। एग्री इसका अर्थ होता है भूमि या मृदा, इसका अर्थ है उगाना। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है लैटिन भाषा वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला एग्री या एगर, दूसरा कल्चरा। तो एग्री या एगर का अर्थ होता है भूमि या मृदा, वहीं कल्चरा शब्द है उसका अर्थ है उगाना या प्लॉगिंग भी हो सकता है, जुताई। अर्थात भूमि में फसलों को उगाना ही क्या है, एग्रीकल्चर है, जो कि एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। अब इसमें हम आगे देखें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बोलती है डेफिनेशन बोल रही है एग्रीकल्चर की कि जो कृषि है मानव की प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक उद्यम है, जिसमें वह क्या प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिसके लिए क्या करता है, वह एग्रीकल्चर मतलब कृषि कर रहा है, साथ ही साथ पशुपालन करता है। तो क्या है, एग्रीकल्चर मनुष्य है प्राथमिक उद्यम है, जिसमें वह अपने प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके करता है और उनका प्रयोग करके कृषि करता है, साथ ही साथ पशुपालन करता है, उसको हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर। तो क्या है, एग्रीकल्चर मनुष्य का प्राइमरी उद्यम यानी एंटरप्राइज है, उद्यम है, जिसमें वे प्राथमिक संसाधनों का यूज कर रहा है, प्राइमरी संसाधनों का यूज करके क्या करता है, कृषि कर रहा है, साथ ही साथ पशुपालन कर रहा है, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन 11th की बुक में दिया है कि जीवन निर्वाह एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह हुआ या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुपालन या फसल उत्पादन करना क्या कहला रहा है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ये हमारी 11th की बुक में था। इसके बाद जो आगे हमारी एनसीईआरटी बोल रही है तो आगे देखें कि साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर MS रंधावा, उन्होंने जो क्या है भारत में कृषि का इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी और उसमें एग्रीकल्चर को एक प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। तो उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर के लिए संस्था है ICAR, एक संस्था है एग्रीकल्चर में। अब इसका इतिहास देखें हम, इसका क्या इतिहास रहा है। इसका इतिहास इस प्रकार है कि 1899 और 1900 में क्या होता है, एक अकाल आता है। अकाल आता है तो क्या होते हैं, भूखमरी समस्या होती है। अब भूखमरी होती है तो क्या होता है, अब एग्रीकल्चर के विकास के लिए सरकार तो कुछ करेगी, क्योंकि जब ICAR की स्थापना हुई या अकाल आ रहा है उस समय अंग्रेज शासन था। तो यहाँ जो भी इस समय जो भी कुछ करेगा अंग्रेज करेंगे, जो भी शासन बनाएंगे, ICAR की स्थापना, IERI की स्थापना या ICAR की स्थापना सब क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो अब अकाल को देखते हुए क्या कर रहा है, भारतीय जो जनता है अकाल के कारण मर रही है। तो उन सबको देखते हुए भारत में अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी और 1905 में क्या कर रहे हैं, अभी
देखो इसका इतिहास इस प्रकार है कि उस समय क्या होता था, अकाल पड़ा था। अब क्या होता है, वायसराय होते थे, वायसराय। तो इतना जो भारत के पास इतना धन नहीं था कि वो है ना अपने जो अकाल से निपट सके। तो अकाल से निपटने के लिए इसके पास धन नहीं था। तो ये क्या करता है, ये जो वायसराय, वायसराय कौन थे, आई आ रहा है कि वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन उस समय कौन थे, वायसराय थे आईसीआर के। अब इनका एक दोस्त था, लॉर्ड कर्जन का एक दोस्त था, कौन था, फिप्स। कहाँ से था वो, यूएसए। तो लॉर्ड कर्जन का एक दोस्त था फिप्स, जो कि यूएसए से था। अब इनसे ये फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, यानी ये आर्थिक सहायता लेते हैं किससे, फिप्स से। और इनसे आर्थिक सहायता लेकर के क्या करते हैं, बिहार के दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में गंडक नदी के किनारे पे क्या कर रहे हैं, IARI की स्थापना। तो 1905 में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और उसका नाम उस समय IARI, उसका नाम बाद में हुआ है। 1905 में दरभंगा नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, दरभंगा नदी, गंडक नदी के किनारे दरभंगा में 1905 में स्थापना कर रहे हैं ARI, पूसा के नाम से। अभी पूसा क्या है, पूसा मतलब फिप्स, पीछे फिप्स मतलब फिप्स, और लास्ट में यूएसए। यानी कि इन्होंने जो फिप्स, यूएसए फिप्स की सहायता ली थी, इसलिए इसका नाम पूसा कर दिया था उसी आधार पे। तो इन्होंने 1905 में ARI यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1911 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। 1911 में इसका नाम क्या किया जाता है, चेंज हो जाता है। और नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, IAR करते हैं। तो 1911 में इन्होंने इसका नाम चेंज करके IAR कर दिया, यानी कि इंपीरियल एग्रीकल्चर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका कर दिया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर देते हैं। तो 1905 में ARI के नाम, ARI पूसा नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1911 में जिसका नाम क्या कर दिया, IAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया। इसके बाद क्या किया जाता है, 1919 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया जाता है। और 1919 में क्या करते हैं, IARI 1919 में क्या कर दिया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम कर दिया जाता 1919 में बदल करके। अब इसके बाद के आगे रामायण देखें, कहानी देखें, तो जो 11th की बुक है उसमें मिलता है कि 1936 में बाढ़ आ जाती है। लेकिन भाई स्टैंडर्ड बुक में देखें, जो भी प्री PG या JRF के वगैरह इस स्टैंडर्ड बुक में देखें तो वहाँ मिलता है 1934 में अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक।
1934 में अर्थक्वेक आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि 1934 के बाद 1936 में इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसको? जो IARI है उसको बिहार के दरभंगा जिले से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसका क्या होता है, अब ये ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया। अब 1946 में क्या होता है, जब हमारा देश आज़ादी की कगार पर था, तब क्या होता है, जो इम्पीरियल है, हम जो अब तक इम्पीरियल पढ़ते आ रहे, उसका नाम चेंज करके इंडियन कर दिया जाता है। इंडियन, जो कि मार्च की बात है शायद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि RCA रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर आता है। अब वो क्या करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है 1948 में। अब 1948 जो रिपोर्ट देता है, उसमें क्या, रिपोर्ट में क्या था, ICAR की इस्टेब्लिश के संबंधित वो रिपोर्ट थी। तो 16 जुलाई 1929 में 1929 में रिपोर्ट कब दी जा रही है, 1928 में, और इस्टेब्लिश हो जा रहा है उससे अगले साल 29 में ICAR का इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद हमारे कुछ वैज्ञानिकों के योगदान देखें तो भारत में देखिए, जो हरित क्रांति में योगदान दिया था स्वामीनाथन था। स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है इन इंडिया में। इंडिया वहीं वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कौन माना जाता है, नॉर्मली बोरलॉग क्या है, ये ना गेहूं की नॉरिन जीन यानी कि बौनी जीनों को लाया था, इसलिए इसको जो गेहूं है उसकी बौनी जीन लाने का श्रेय दिया जाता है। और हरित क्रांति में जो महत्वपूर्ण योगदान था विश्व लेवल का, बोरलॉग का ही था। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कृषि विज्ञान की शाखाएं। अगला टॉपिक है हमारा कृषि विज्ञान की शाखाएं, जो हम अगले क्लास में देखेंगे।